हे गाइस, सो आज हम देखेंगे डीएनएस के बारे में। डीएनएस क्या होता है? डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म होती है ये, और ये होता क्या है वो आज हम जानेंगे। गाइस, डीएनएस में सबसे पहले क्यों चाहिए ये? जब भी आप एक क्लाइंट है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक्सेस किया www.google.com। आपने तो वेब ब्राउजर में ये लिख दिया। उसके बाद क्या होता है? उसका सबसे पहला जो काम होता है ना गाइस, वो क्या होता है? डीएनएस सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट जाती है। ये क्या रिक्वेस्ट जाएगी कि जो ये www.google.com यूजर ने लिखा है, इसका आईपी एड्रेस क्या है? क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो तो आईपी एड्रेस के बेस पे होना है, नेम के बेस पे तो होना नहीं है। तो इसलिए ये डीएनएस को ओवरहेड भी बोला जाता है। ये एक ओवरहेड है सिस्टम पे। अगर हम आईपी एड्रेस ही याद कर लेते, पहले हमारे पास बिट्स एंड बाइट्स हैं, उसके बाद हमने उसके ऑक्टेट बना के IPv4 बनाया, या अगर आप 128 बिट्स का बनाना चाहते तो IPv6 बनाया। उसके बाद आप वो भी नहीं याद रख सकते बिकॉज वो नंबर्स, आप सिर्फ नाम याद रख सकते हैं। तो उस केस में आप नाम ही याद कीजिए, यूजर नाम ही याद करे कि मुझे google.com लिखना है और मैं गूगल का वेब पेज एक्सेस हो जाएगा। लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो आईपी एड्रेस से बिट्स एंड बाइट्स में चेंज होकर कम्युनिकेशन होगा। तो सबसे पहले सिस्टम को आईपी एड्रेस चाहिए। तो ये जो मैपिंग है एक वेब नेम की विद इट्स आईपी एड्रेस, वेब नेम बेसिकली क्या है? नेम ऑफ सर्वर। आप सर्वर को एक्सेस करते हैं, सर्वर की पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस करते हैं, ठीक है। सो ये जो नेम को आईपी एड्रेस के साथ मैपिंग करनी है, ये जो टेबल है ये कहां पे स्टोर होता है? इस डीएनएस के डेटाबेस में स्टोर होता है। और जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मैच करता है कि आपने ये नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे नेम्स हैं, और उसका पर्टिकुलर आईपी एड्रेस ये है, और वो इस रिक्वेस्ट में सिस्टम को दे देगा। ओके, तो ऐसे आईपी एड्रेस मिलता है, ये काम डीएनएस करता है। ओके, डीएनएस बेसिकली इसे टीसीपी/आईपी मॉडल में बोलते हैं। और जो ये डीएनएस है गाइस, अब इसके भी टाइप्स होते हैं। ओके, ये डीएनएस के बेसिकली 3 टाइप होते हैं, और इनके टाइप्स इसके काम पे डिपेंड हो के बेस पे होते हैं। सबसे पहले तो होता है कंट्री वाइड डोमेन, कंट्री डोमेन बोलते हैं इसे। दूसरा होता है हमारे पास जेनरिक डोमेन, और तीसरा होता है इनवर्स डोमेन। ओके, ये 3 टाइप के हमारे पास ये डोमेन्स होते हैं। बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम के अंदर टाइप्स हैं उसके। सबसे पहले हम देखते हैं जेनरिक डोमेन के बारे में। अब जेनरिक डोमेन क्या होता है, राइट? अब जेनरिक डोमेन होता है गाइस, एज द नेम इंप्लाइज, इसके अंदर किस टाइप के डोमेन्स होंगे। और डोमेन होता क्या है? डोमेन होता है रेंज ऑफ वैल्यूज। ओके, तो रेंज ऑफ वैल्यूज है यहाँ पे डोमेन नेम सिस्टम में। जो रेंज ऑफ वैल्यूज है वो एक लेवल और आगे जाती हैं। हर एक वैल्यू एक इंडेक्स है उस डेटाबेस में, जिस डेटाबेस की मैंने अभी बात की थी। यहाँ पे एक मेरे पास डोमेन्स की बहुत सारी वैल्यूज हैं, और हर वैल्यू यहाँ पे एक इंडेक्स है। मान लीजिए ये इंडेक्स इतने डेटाबेस को एक्सेस करता है, आगे भी डेटाबेस चल रहा है, ये वाली है जो इस ब्रैकेट को एक्सेस करती है। ऐसे डोमेन्स बने हुए हैं एक तरह का। अगर आपको बी ट्री के बारे में बताओ तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका। ओके, तो ऐसे जो अगली वैल्यू होगी वो इंडेक्स होगी यहाँ की, इट्स अ काइंड ऑफ स्पार्स इंडेक्स। ओके, तो इस केस में ये बना है। स्पार्स भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है, दैट्स अ सेपरेट मैकेनिज्म, हम उसमें नहीं जाते। लेकिन अभी हम जेनरिक डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जेनरिक डोमेन के केस में क्या होता है गाइस, अगर आपने कभी भी देखा हो, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ वेबसाइट्स, और वेबसाइट्स के पीछे क्या लिखा होता है? बेसिकली लिखा होता है .com, .edu, .int, .mil फॉर मिलिट्री एप्लीकेशंस। सो ऐसे बहुत सारे डोमेन है। मान लीजिए कि रूट है मेरे पास, ये रूट है, रूट लेवल है। जैसे मैं ट्री की फॉर्म में अभी बना रहा था वैसे ही बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है? edu, यहाँ पे क्या है? INT इंटरनेशनल के लिए, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए। तो उसके बाद मिलिट्री है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है? .com है।
कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए, या और भी बहुत सारे होते हैं, .org है, .net है, या gov है गवर्नमेंट एप्लीकेशन के। मैं gov.in की बात नहीं कर रहा, ठीक है, इन नहीं लगाया अभी मैंने। ये अगर आप देख रहे हैं ये सारे ना 3-3 कैरेक्टर्स के हैं। ये बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होते हैं। जैसे एनजीओ के लिए .org यूज होता है, ठीक है, अगर करना हो तो आप .com भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक करना हो तो .org है, ठीक है। जैसे मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स है .org, ठीक है। वैसे ही अगर आपने देखा हो .edu की बहुत सारी एजुकेशन की वेबसाइट्स हैं, तो वैसे इसके अंदर ही वो पार्ट बन जाते हैं। ओके, मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मान लीजिए ये .com का डोमेन है, आपने एक चीज बनाई वर्डप्रेस पे, उसका नाम रख दिया मान लीजिए NG, तो ये जो पूरा मेरे पास बनेगा ये एक एड्रेस बन जाएगा। एड्रेस कैसे बन जाएगा? www.ng.wordpress.com, तो ये ऐसे बन गया। ऐसी wix.com की वेबसाइट्स बनती हैं, blogspot.in बनता है, blogspot.com बनता है, तो ऐसे ये एक आप नेम बन जाता है पूरा। ये DNS का चार्ट है। एक डोमेन के अंदर बहुत सारे डोमेन्स हो सकते हैं, ऐसे तो है नहीं सिर्फ wordpress.com ही होगा, xyz.com हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे xyz है, ठीक है, और इसके अंदर abc है, तो ये क्या बन गया? www.abc.xyz.com, तो ये एक और IP एड्रेस बन गया। तो ये पूरे ट्रीज हैं आगे, ऐसे नहीं सिर्फ एक ही हमारे पास नेम है, बहुत सारे नेम्स हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा जेनरिक डोमेन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कंट्री डोमेन के बारे में। कंट्री डोमेन एज द नेम इंप्लाइज कंट्रीज के बेसिस पे होता है, और ये 2 कैरेक्टर वाइड होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए रूट है, तो यहाँ के अंदर क्या होगा? .in, US का होता है US, CA फॉर कैनेडा, ठीक है, तो ऐसे होता है। मान लीजिए इसके अंदर आपने ऑर्गेनाइजेशन का ले रखा है, सेकेंड लेवल पे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन आ गई, मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये, गवर्नमेंट के अंदर मान लीजिए NIC है, तो NIC आ गया। NIC में भी मेल मान लीजिए 2020 एग्जाम है, मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा नाम रख लिया, तो ये क्या हो गया? ये भी एक डोमेन है। या गवर्नमेंट के अंदर कोई रोड ट्रांसपोर्ट है, RT मान लेते हैं हम, या RTC मान लेते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, उसके अंदर किसी स्टेट की मान लीजिए पंजाब है, तो इसकी एक रोड ट्रांसपोर्टेशन, तो पंजाब www.punjab.rtc.gov.in ऐसे बनेगा बॉटम ऑफ फैशन में। वैसे ही नीचे www.2020exam.nic.gov.in वैसे बनेगा। तो ये जो कंट्री डोमेन है, तो इनके टॉप से फर्स्ट लेवल बोलूंगा मैं, इसे रूट बोलूंगा, रूट लेवल, और इसे बोलूंगा फर्स्ट लेवल पे कंट्रीज होती हैं, और ये 2 कैरेक्टर वाइड होती हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 कैरेक्टर वाइड होती हैं। और ये ऐसे हो सकता है कि जो कंट्री है वो सबसे टॉप पे रहती है, उसके नीचे ये फर्स्ट लेवल में बन सकता है, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में बनाया। ओके, अब तीसरी बारी आती है इनवर्स डोमेन की। इनवर्स डोमेन में क्या होता है? अभी तक आपने देखा कि जो ये नेम ऑफ द सर्वर है वो यूजर देता है, और IP उसे पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर सर्वर, मतलब जो वो एड्रेस एक्सेस करना चाहता है उसका IP एड्रेस क्या है उस नेम के कंपैरेटिवली। अब इनवर्स डोमेन में एज द नेम इंप्लाइज क्या होगा? यहां पे मेरे पास IP होगा, लेकिन मुझे नेम पता करना है, इनवर्स है ये किस केस में काम आएगा? मतलब क्लाइंट साइड पे तो आपने ये यूज किया कि जी मेरे पास नाम है और मुझे IP चाहिए, तो ये एज इसका काम है वो यूज होगा सर्वर साइड पे। अब सर्वर साइड पे कैसे यूज होगा? एक क्लाइंट है, उसका नाम है नमन, और उसका IP एड्रेस है मान लीजिए ये उसका IP एड्रेस है, ये मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक सर्वर है, इसने इसे रिक्वेस्ट की, कुछ भी रिक्वेस्ट की, तो ये सर्वर क्या करेगा? सर्वर के साथ यहाँ पे DNS है। उसने क्या किया? क्लाइंट ने जब रिक्वेस्ट की तो सर्वर के पास ना एक लिस्ट है IPs की, कि ये जो रिक्वेस्ट आई है मुझे इस IP से आई है, उसने उस IP पैकेट से ही निकाल लिया। बेसिकली IP पैकेट में होता है ना सोर्स एड्रेस, तो सोर्स एड्रेस से उसने निकाल लिया, उसने चेक किया कि हाँ जी ये जो IP है ये मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है,
पता कर लिया कि पर्टिकुलर नेटवर्क में है, लेकिन उसे ऑथोराइज करने के लिए या किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का एक्सेस देने के लिए उसे उसका नाम चाहिए क्लाइंट का, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस डीएनएस को रिक्वेस्ट करेगा। इस डीएनएस में आईपी वर्सेस नेम का डेटाबेस होगा, और यहाँ पे जो ये आईपी है अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो पहली बात तो आईपी आपका लिखा हुआ है तो ऑथोराइज तो हो ही गया, प्लस वो जो नाम है मान लीजिए नमन यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो सर्वर को दे देगा कि इस नाम से आगे जो भी आपके साथ ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन कनेक्ट है उसका एक्सेस इस क्लाइंट को इस नाम से दे दिया जाए। जैसे आप जीमेल बनाते हैं, तो जैसे मैंने लिखा है naman@gmail.com, ठीक है। तो जीमेल के सर्वर को कैसे पता चलेगा कि आपका नाम नमन है, वो तो एक आईपी जा रहा है। तो उस आईपी को नमन में कन्वर्ट करने के लिए तो जो काम होता है वो यहाँ पे होता है। अब आप कहेंगे कि हम तो जी मल्टीपल जगह से अपनी वेबसाइट एक्सेस, मतलब अपनी ईमेल एक्सेस कर सकते हैं। तो आप कहीं से भी अपनी ईमेल एक्सेस कीजिए, लेकिन उसके साथ जो उसके पर्टिकुलर कैटेगरिकली जो एड्रेसेस हैं वो जाते हैं कि हाँ जी ये एक्सेस कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। हर लेवल पे सिक्योरिटी है, लेकिन आईपी को नेम में चेंज करने के लिए सर्वर साइड पे इसका यूज होता है फॉर गिविंग अथॉरिटी टू अ पर्टिकुलर क्लाइंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आईपी एड्रेस। लेकिन उसे एप्लीकेशन का एक्सेस देने के लिए हमें एक क्लाइंट का नेम चाहिए, तो वो हमें डीएनएस देगा, सर्वर को देगा। बेसिकली सर्वर बताएगा हाँ जी ये ऑथोराइज्ड है, और फिर उसे एक्सेस देगा। फिर जाके ये जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे ग्रांट मानी जाएगी फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। ओके गाइस, आई होप आपको ये सारी प्रोसीजर समझ आया हो, तीनों टाइप के डीएनएस समझ आए हो। थैंक यू सो मच।